हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। इस सेशन में आज हम वर्क पावर एनर्जी का अगला टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जो है पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, कब कब डिफाइन होती है, कब नहीं होती है, इसका फोर्स के साथ रिलेशन, इसका वर्क डन के साथ रिलेशन, ये सब आज आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी यहाँ पे बेटा सवाल करेंगे। जेई मेंस के पिछले 5-6 सालों में जितने पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे टाइप कवर करेंगे, और जेई एडवांस के कुछ अच्छे पीवाईक्यूज भी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। तो पूरा सेशन कंप्लीट देखिएगा फॉर कंप्लीट लर्निंग, और बेटा मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको नोट्स मिल रहे होंगे, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो बच्चे, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हम देखो कब डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी याद रखना सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही डिफाइन होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव में वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे। यस, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम या रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सिस्टम। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी को ना वर्क डन से डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन से डिफाइन करते हैं। आओ देखो कैसे डिफाइन करते हैं, सिखा दें। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है बेटा, वो हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपकी परिभाषा है, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, यही हमेशा वैलिड है। तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, उसका नेगेटिव आपको देगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना, एक चीज समझना, यहाँ पे हमेशा हम चेंज को डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज की डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए आप, अगर हम यहाँ पे चेंज को लिखें तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। एम आई राइट बच्चों? अब हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी जगह की वैल्यू लिखनी है तो हम एक रेफरेंस डिसाइड करते हैं, समझ गए, और रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं। जैसे mgh वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके लिए ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। ग्रेविटेशनल चैप्टर में प्लैनेट्स के टाइम पे, बड़े बड़े डिस्टेंसेस के टाइम पे जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पूरा सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में, बड़े बड़े डिस्टेंसेस में, तब हम इन्फिनिटी को पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मानते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं। तो एक रेफरेंस, स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ को रेफरेंस मानते हैं। एक हम रेफरेंस डिसाइड करते हैं, वो रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मिल जाता है। तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा जो आपको नोट करने वाली है, डेल्टा पी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। डेल्टा पी रेफरेंस पॉइंट कहीं भी लो आप, उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जब एक्चुअल वैल्यू लिखना चाहोगे, आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहोगे, तो वो तो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिपेंड होती है ऑन रेफरेंस। इसका मैं एग्जांपल लेके भी अभी आपको बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन कंजर्वेटिव के साथ मैंने बता दिया रिश्ता। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज बेटा आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रखा है, समझ गए, इसे आप कह सकते हो स्लोली लेके जा रहे थे, तो वर्क डन 0 था, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 थी। इस पे एक्टिंग फोर्सेस 2 हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है बेटा, और एक आपका एक्सटर्नल फोर्सेस है। ये 2 फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, और इन दोनों के प्रेजेंस में उसको स्लोली आप लेके जा रहे हो। तो अब स्लोली में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल वर्क डन बेटा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो नेगेटिव ऑफ
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा। यस अब यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिवर्सल परिभाषा है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा। अब एक्सटर्नल वर्क डन के साथ कैसे करोगे, ये उसका नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, माइनस माइनस प्लस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ गए, ये ध्यान रखेंगे। ये कब वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है, और ये कब वैलिड है, ये सिर्फ तब ओनली व्हेन डेल्टा के इज जीरो। ये वाला केस ओनली व्हेन डेल्टा के इज जीरो, जब भी डेल्टा के इज जीरो है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तभी ये एक्सटर्नल के साथ डिफाइन होगा। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन by external agent in bringing the body from a reference point to that point without changing in kinetic energy। सोचो ये रेफरेंस पॉइंट होता, तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, समझ गए। तो रेफरेंस पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स का हुआ वो आप कैसे लिखोगे, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इसको रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। फिर से बता दूं परिभाषा, रेफरेंस से बी तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट देगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के केस में। समझ गए, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी है बदल रही है तो फिर आप इससे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये तो आप हमेशा बता सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लिख रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो अब ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को क्या लिख सकते हो आप, अगर वेरिएबल फोर्स है तो F डॉट डी एस, ये हमने सीखा है वर्क डन निकालने वाले लेक्चर में कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है बेटा, अब यहां पे इनिशियल से फाइनल आप लिमिट लगाओगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ए बी के टर्म में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को बेटा यू भी लिखते हैं, तो मैं यू के टर्म में अगर इसको लिखना चाहूं तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, यू फाइनल, यू मान लो ए माइनस यू बी। सोचो आपको यू ए माइनस यू बी पूछा है, फोर्स का फंक्शन दिया है, तो आप यहाँ पे लिमिट्स कैसे लगाओगे बताओ जरा, एफ डॉट डी एस, बताइए जरा लिमिट्स कैसे लगाएंगे। आप आइडेंटिफाई करिए फाइनल कौन है इनिशियल कौन, तो फाइनल माइनस इनिशियल है, और लिमिट्स इनिशियल से फाइनल लगेगी। तो ये आपको बेटा लिखते आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये लिखते आना चाहिए। यू पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू माइनस साइन हमेशा रखना है, इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल लिमिट, तो ये लिखते आना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी बेटा फोर्स के साथ कैसे आ रही है, फोर्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ क्या दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के साथ क्या देगा, फोर्स। तो फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, माइनस डी यू बाय डी आर, अगर आर का फंक्शन है तो, अगर एक्स का फंक्शन है तो आप डिफाइन करते हो माइनस डी यू बाय डी एक्स। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों में फंक्शन है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ, तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हैं। देखिए कैसे, फोर्स को हम लिखेंगे माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। आया बेटा बात समझ में, ये हम तब करेंगे जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों हो और ये फोर्स का वेक्टर दे रहा है आपको। आइए तो ध्यान से समझिएगा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेफरेंस पॉइंट का यूज। चलो ये भी पॉइंट बता दो रेफरेंस, मान लीजिए ए बी और सी, इन सब के बीच में 10 मीटर्स की दूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए रेफरेंस यहाँ पे सी को मान लिया हमने, रेफरेंस अगर सी को मान लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या बोलोगे, जीरो। बी की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच क्या है सी से, है ना,
तो ये हो गया 10, और सी ए पे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट रेफरेंस से 20 हो गई। अब इनके बीच का डिफरेंस आप देख लीजिएगा, ठीक है, और इनकी वैल्यूज देख लीजिएगा। अब मैं रेफरेंस बदल के बी कर देता हूं। चलो, रेफरेंस अगर आपका बी हो गया तो आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट बी बोलोगे 0 है, ए की पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू बी से हाइट रेफरेंस से हाइट, और सी की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वो रेफरेंस से नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगी। अब दोनों केस में देखिए रेफरेंस बदलने से हर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ए और सी का लीजिए, यू ए माइनस यू सी कीजिए, दोनों केस में सेम आएगा, एम जी इंटू उनके बीच की हाइट का गैप, दोनों केस में सेम आएगा। इसीलिए मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। आई बात बेटा समझ में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर, ये ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे हम, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा है। ये वर्क डन के साथ हमने सीख ही लिया, इसका रिलेशन, फोर्स का भी रिलेशन हमने सीख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने से पहले कुछ सवाल जवाब किए जाए जहां हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज, इन सारे रिलेशन का यूज आपको सिखा रहे हैं। देखिए पहला सवाल, पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन दिया है, तो फोर्स का वेक्टर निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी सिखा दूं। जब आप डेल यू बाय डेल एक्स निकालोगे तो सिर्फ एक्स जिस टर्म में है उसको डिफरेंशिएट करोगे। एक्स किस टर्म में? बस एक ही टर्म में, तो इसी को डिफरेंशिएट किए बेटा, बस इसी को डिफरेंशिएट कीजिए। यस, चलिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 4x, फिर डेल यू बाय डेल y क्या हो जाएगा? सिर्फ y वाली टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, 3y क्यूब का हो गया 9y स्क्वायर, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z का हो गया 2। समझ गए? अब आपको बोला है 1, 2, 3 पे रखिए, तो एट पॉइंट P इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 1, 9 इंटू 4, और 2 यहां से बचेगा। ठीक है, ये आपका आ गया है ना आज। तो फोर्स माइनस साइन मत भूलिएगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब सिर्फ एक्स की टर्म को डिफरेंशिएट किया है, एक्स को वेरिएबल माना है, बाकी लोगों को कांस्टेंट माना है। डेल यू बाय डेल वाई, सिर्फ वाई को डिफरेंशिएट किया है, वाई को वेरिएबल माना है, बाकी को कांस्टेंट माना है। तो इसी तरीके से जेड के साथ भी, तो आप देखिए माइनस साइन बाहर लगा के 4i प्लस 36j प्लस 2k, ये आपका फोर्स आ गया इस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट में, जो कि मैच कर रहा है देखिए ऑप्शन ए से। ठीक है, अब अगला सवाल, इसमें देखो मिक्सचर है, एक्स वाई मल्टीप्लाई है, ये कैसे करेंगे सवाल? तो पोटेंशियल एनर्जी देखो दिया है 2xy प्लस वाई जेड, यस, और आपसे पूछा है फोर्स का फंक्शन बताइए एक्स वाई जेड के टर्म्स में। चलिए ये कर लेते हैं हम। तो इसको डिफरेंशिएट जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, तो सिर्फ x की टर्म डिफरेंशिएट कीजिए, x की टर्म बस यहीं पे है, इसमें बस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब बचा बेटा 2y, तो 2y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं हम, वो एज इट इज रहेगा। समझ गए? सिर्फ x को डिफरेंशिएट किया, और ये इसमें तो x है ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब डेल यू बाय डेल वाई जब आप करोगे तो सिर्फ y वाली टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, y बेटा दोनों टर्म में है तो दोनों को डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1, मल्टीप्लीकेशन में जो है एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1, मल्टीप्लीकेशन में जो है एज इट इज, तो ये आपका डेल यू बाय डेल वाई है। अब डेल यू बाय डेल जेड के लिए सिर्फ z के टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें देखो सिर्फ इसी में है, इसमें तो है ही नहीं, z का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और y एज इट इज, तो ये हो गया y बस। ठीक है, चले तो फोर्स का वेक्टर क्या आ गया? फोर्स का वेक्टर आ गया, माइनस बाहर ले लेता हूं, 2y, बस अकेला 2y है आई कैप में, प्लस यहाँ पे ये दो टर्म है 2x प्लस जेड जे कैप में, और यहाँ पे देखिए तीसरी टर्म y के कैप। तो ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए किससे मैच हो रहा है बेटा? यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, आई थिंक बी से मैच हो रहा है,
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब आ रहा है। एक और देखो, मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूं अलग अलग। चलिए आइए सोचो, पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स वाई जेड होता तो जल्दी से करो, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल जेड क्या होता, फटाफट से करके बताओ, है ना, जल्दी से करो, आ जाओ। फिर एक और मैं फंक्शन दे देता हूं, सोचो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब, ठीक है, इसमें भी सेम चीजें बताइए। आइए, तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन y z एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन बाकी जो मल्टीप्लाई में एज इट इज, z का डिफरेंशिएशन बाकी जो मल्टीप्लाई में एज इट इज। तो ये बेटा आपका इनका डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो ये वाला फोर्स क्या मिलेगा आपको, माइनस बाहर लेके वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। समझ गए बेटा, ये आपको आना चाहिए करते हुए। इधर आ जाए तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या मिलेगा, सामने सामने हम लिख रहे हैं 2x इंटू वाई, 2x हो गया डिफरेंशिएशन, y मल्टीप्लाई में एज इट इज, फिर डेल y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर एज इट इज, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म होगी नहीं डिफरेंशिएशन, 3z स्क्वायर बनेगा। यस, अब बताओ फोर्स का वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप। आई बेटा बात समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अब आपको फोर्स दिए हैं और पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बताइए। तो हम ये कैसे करेंगे, हम फोर्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू, माइनस साइन ना भूलिएगा, फोर्स का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। यहाँ पे जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है वो हम लेते हैं इस प्रकार से, dxi, जो हमने वर्क डन में लिया था सेम वैसा ही। यस, ये तो वर्क डन हम निकालना जान ही चुके हैं, इस पे बहुत बात करी थी हमने। तो देखिए 2i प्लस 3j, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे लीजिए फटाफट, तो क्या मिल रहेगा देखो आपको, 2i dx, j का j के साथ ये रहा। तो देखिए ये क्या बन गया, सिंपल इंटीग्रेशन है, 2x प्लस 3y माइनस साइन के साथ, ये पहला केस आ गया। तो 2x प्लस 3y माइनस साइन के साथ, ये तीन ऑप्शन है, ये रिजेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड में 2x आई कैप 2y जे कैप है, तो यहां पे आप देखो सेकंड कैसे करोगे। सेकंड का जब आप देखोगे इंटीग्रेशन, माइनस साइन लगाना ना भूले, 2x आई कैप का dx आई कैप के साथ और 2y जे कैप का dy जे कैप के साथ, ये हुआ, के कैप तो है नहीं, तो ये देखिए 2x dx का इंटीग्रेशन और y dy का इंटीग्रेशन, बस देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया माइनस साइन के साथ। तो ये किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये गलत हो गया, बचे आंसर सी डी। अब हमें ये चेक करना है, यहाँ पे देखिए ये स्पेशल, ये मैंने वर्क वाले लेक्चर में भी बताया था, y आई कैप है और x जे कैप, तो इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, तो आपका देखिए क्या बनेगा, y आई कैप का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और x जे कैप का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आप देखिए ये बन रहा है आपके पास। अब ये मैंने आपको सिखाया था, इसमें ना प्रोडक्ट रूल का यहाँ पे एक लफड़ा है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा के वो बनता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। यस, कैसे, एक टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरी एज इट इज प्लस दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। तो इस पूरे को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक्स वाई मिलेगा, देखिए यही तो लिखा है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो इस पूरे को एक साथ एक टर्म मान के इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स वाई माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे हो गया ये सी, तो ये सी करेक्ट आंसर मिला। आया बेटा समझ में? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको अच्छे से देखिएगा। अगला सवाल करते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए तो u वर्सेस x ग्राफ में से, u वर्सेस x ग्राफ में से फोर्स कैसे बताओगे? फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स बेटा ग्राफ में डिफरेंशिएशन क्या बताता है? स्लोप, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप होगा फोर्स।
आई बात समझ में? यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, देखो नेगेटिव ऑफ स्लोप है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो स्लोप है तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा। तो पहले फोर्स नेगेटिव होगा फिर जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अचानक से जीरो हुआ है तो ये नेगेटिव फिर जीरो, ऐसे लीनियर नहीं, अचानक से जीरो हो गया तो ये गलत, ये गलत, ये रहा। पहले नेगेटिव है और कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन का, फिर उसके बाद जीरो हो गया हमेशा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो गया। आइए अगला सवाल देखिए। अब ये बात कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो जल्दी से मैं आपको इक्विलिब्रियम के केसेस बताता हूँ। इक्विलिब्रियम के केसेस में याद रखने के लिए ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। आ जाओ। तो अगर मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे छेड़ दो, ठीक है, हल्का से ऐसे छेड़ दो, तो अगर छेड़ने पे वापस आए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, छेड़ने पे दूर भाग जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे दूर भाग जाए हमेशा के लिए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा सा छेड़ के यहां रख दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ना वापस आया ना दूर गया, तो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये एज इट इज यहां से उठा के यहां रख दिया, जहां रख दिया वहीं रह जाएगा। तो ये हो गया स्टेबल, छेड़ने पे वापस आता है, डिस्प्लेस करने पे, ये अनस्टेबल, डिस्प्लेस करने पे दूर भाग जाता है। आइए इस पे बात करें। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसे कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम है तो फोर्स जीरो, यहाँ पे सिर्फ हम है ना कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रिक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फोर्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फोर्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसे हम है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में समझ में आ गया, डिस्प्लेस करने पे वापस आता है, डिस्प्लेस करने पे दूर भाग जाता है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके जहां रख दो वहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। अब देखो यहाँ पे इनको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, तो u मिनिमम का मतलब क्या है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और सेकेंड डेरिवेटिव बताओ जल्दी से, पॉजिटिव। यू मैक्सिमम का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, मैक्सिमम मिनिमम में हमने सीखा है, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। समझ गए? ये कांस्टेंट में तो क्या है, दोनों ही डेरिवेटिव जीरो ही हो जाएंगे। आई बेटा ये बात समझ में, दोनों ही डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। चलिए अब हम आ रहे हैं यहां पे, u तो हो गया मैक्सिमम मिनिमम। फोर्स के बारे में, तो फोर्स देखो बेसिकली क्या है, माइनस डी यू बाय डी एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो x के टर्म में दोनों तरफ, तो डी एफ बाय डी एक्स देखो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ डी टू यू बाय डी एक्स स्क्वायर। आई बेटा बात समझ में? अब देखिए ये यहां पे देखिए, ये जीरो तो फोर्स जीरो, ये पॉजिटिव तो यहां पे डी एफ बाय डी एक्स नेगेटिव आएगा, और यहां पे डी एफ बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के मैथमेटिकल रिलेशन हो गए। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना ये चीजें ना, यहां पे क्या पूछ रहा है, इस ग्राफ में स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनो, डी एफ बाई डी एक्स, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में डी एफ बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम बोला है मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फोर्स जीरो वाले दो पॉइंट, एक ये, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, हमें एफ और एक्स का स्लोप नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, x2 हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, और x1 क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आया बेटा समझ में? ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला सवाल आपके सामने, ये देखिए, फोर्स का फंक्शन दिया है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या लिखोगे आप, एफ डॉट डी एस। अब देखिए इसका डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखिए क्या बन रहा है। जब तक मैं लिखूं फटाफट से सोचो क्या आएगा आंसर इसका,
ये देखिए, गैस करो जल्दी, अभी बताया था मैंने। आप देखो अभी हमने डिफरेंशिएट करके ये बताया था, वाई जेड डी एक्स, एक्स जेड डी वाई, एक्स वाई डी जेड। तो अभी हमने जैसा किया था उसी थॉट प्रोसेस से आप सोचो तो ये आ जा रहेगा एक्स वाई जेड। प्रोडक्ट रूल है ना, एक का डिफरेंशिएशन दो एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी दो एज इट इज, तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी दो एज इट इज। ये हो गया डेल्टा यू। तो अगर सिर्फ फंक्शन पूछता तो माइनस एक्स वाई जेड आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पे इसने इनिशियल कंडीशन भी दी है। देखो रेफरेंस पॉइंट 2,2,2 ले लीजिए, तो यहां पे देखिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, प्लस सी लगा सकते हैं, तो u का फंक्शन आप ऐसे ले सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस सी। अब आपको बोला है एट 2,2,2 u होना चाहिए 0, तो रखिए 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से देखिए c आ गया 8, वापिस रख दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये बन जाएगा। आया बेटा समझ में? इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो 8 माइनस एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चल रहे हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो हम आपको बता दें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक वर्क एनर्जी थ्योरम से डिराइव्ड फॉर्म है। ये बेसिकली क्या लिखते हैं हम, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। यस, एक एनर्जी लॉस हो रही है तो दूसरी गेन हो जाएगी। टोटल सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। मैकेनिकल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, उन दोनों का सम कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। बेसिकली चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आपको बोला है 0, ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 बोला है। अब ये कब एप्लीकेबल है, हर जगह नहीं एप्लीकेबल है। देखो ये कब एप्लीकेबल है, मैं लिख दूं, व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज 0। जब ये कंडीशन होगी तभी आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। अब ये कंडीशन कैसे हो सकती है, यहां तो ये दोनों फोर्सेस लगे ही ना, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना, अगर लगे तो उनका वर्क डन 0 हो, ये आपकी एक कंडीशन है। जैसे फ्रिक्शन वगैरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा, एयर रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस ये वाले फोर्सेस हो ही ना, तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन हो तो फिर वर्क डन ना करे, जो प्योर रोलिंग के केसेस होते हैं, तो वैसा आपको ये ध्यान रखना है। अब ये डिराइव किससे होता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही स्पेशल केस है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही डिराइव होता है। देखिए कैसे, वर्क डन नेट में कौन कौन से फोर्सेस हम ले रहे हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इंटरनल फोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक्सटर्नल फोर्स हमने लिख दी। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या देगा, अभी हमने सीखा था, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन एक माइनस साइन था तो इसे लिख दिया माइनस डेल्टा यू। समझ गए, ये हो गया इक्वल टू वर्क डन। तो यहां पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या बन गया, देखो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये मिला के देते हैं चेंज इन एनर्जी। अगर यही टर्म 0 कर दूं मैं, इफ ये टर्म 0 है तो आप देखो क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल एक साथ ले लो तो यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ये हम जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये यूज करेंगे। देखो आप सबको ये थॉट प्रोसेस हमेशा दिमाग में रहता है, बट यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करके आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, चले आगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने डेरिवेशन देख लिया।
और लास्ट में ये आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल आपको देगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अब हम कुछ सवाल जवाब करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फटाफट से। आइए, छोटे छोटे सवाल जवाब हैं। जैसे देखिए ये पहला सवाल, यहां पे देखिए ऐसे सवाल मेंस में भी काफी है। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया आपने u स्पीड से और वो h हाइट रीच कर रहा है। यहां पे उसकी एनर्जी क्या लिखोगे? ये टॉप पॉइंट मान लेता हूं, तो टॉप पॉइंट पे एनर्जी क्या लिखोगे? mgh और काइनेटिक 0, तो टोटल एनर्जी उसके पास क्या आ गई? mgh। ये बात तय हो गई, टोटल एनर्जी mgh है। अब क्या बोल रहा है कि जब वो 3h/4 हाइट पे था तब बताइए काइनेटिक क्या है, पोटेंशियल क्या है और उनका रेशियो बताइए। अभी बता देते हैं। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए, तो ए और टी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू एट टी प्लस के एट टी, है ना। तो यू एट टॉप पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट, यू एट ए ये हो गया mg इंटू 3h/4। mgh पोटेंशियल एनर्जी, हाइट लेंगे जमीन से, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। देखिए ये उधर ले जाओ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा mgh/4, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए तो mg इंटू ग्राउंड से हाइट, ये रहा। अब देखो रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल दिस इज टू दिस, तो ये बाकी सब कट जाएगा, ऊपर 3 बचा है, तो 1:3 आंसर है। चलिए यहाँ पे स्पीड भी पूछ सकते थे, तो इसको आप हाफ mv स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। mgh/4 इक्वल टू हाफ mv एट ए का स्क्वायर, तो स्पीड एट ए आ जाता देखिए √gh/2। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन बना के उलझाने की कोशिश है। अब ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है और बोला है मास 1 kg है, y की वैल्यू जब 3 थी तो काइनेटिक एनर्जी 15 है। अब देखिए y इक्वल टू 3 पे मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं। सबसे पहले y रखिए, सॉल्व करिए जल्दी से। 5 पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल y इक्वल टू 3 पे है और काइनेटिक एनर्जी दी है 15 जूल। तो y इक्वल टू 3 पे काइनेटिक दे दी उसने और पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया। अब क्या क्या पूछ रहा है? टोटल एनर्जी बताइए, मैक्सिमम स्पीड बताइए, लार्जेस्ट y बताइए, मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम काइनेटिक, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड, ये सब आपसे पूछ रहा है। तो आ जाओ, y3 पे काइनेटिक दी थी, y3 पे पोटेंशियल भी निकाल लो। तो y3 पे टोटल एनर्जी क्या हो गई? जोड़ दीजिए 20 जूल। अब देखिए कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो टोटल एनर्जी आपकी आ गई 20। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला सवाल, मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, तो यहां आपको मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा। जैसे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में किया था, मैक्सिमा मिनिमा में पहला डेरिवेटिव 0, दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव, तभी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो du/dy इज इक्वल टू 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करोगे तो फिर डबल डेरिवेटिव, ये आ गया 2 यानी पॉजिटिव। देखो मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है? y3 पे, ये हमको मिल गया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? y3 पे। अब देखिए, अब अच्छी बात यह है क्वेश्चन में y3 की ही वैल्यू दी थी काइनेटिक, तो y3 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई 5 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई 15। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे ही मैक्सिमम स्पीड होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख देना हाफ mv², मैक्सिमम मास दिया है 1, v², तो स्पीड देखिए आ जाएगा 30 का रूट, यानी √30 इज द आंसर। अब बोल रहा है y की वैल्यू बताइए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट वाला सवाल कैसे करेंगे हम?
तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया था आपके पास, आपको बोल रहा है वाई कहां तक जा सकता है, तो हम ऑसिलेशन में ऐसे कर रहे होते हैं, हम एसएचएम में ऐसे सवाल कर रहे होते हैं, मैक्सिमम दूरी कहां तक जा सकता है, या फिर चलो बताओ मैक्सिमम हाइट कहां तक जा सकता है। तो बेसिकली जहां पे स्पीड 0 है वो वाला पॉइंट मैक्सिमम दूरी वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो काइनेटिक एनर्जी जहां 0 होगी वहां पे मैक्सिमम दूरी का पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 थी, वैसा ही यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 0 कर दी हमने, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी थी 20, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 20। तो इसको 20 के बराबर कर दीजिए, तो जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट आएगा। समझ गए? मिनी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का तो आ गया y कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। अब मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, आइए। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये वो y कोऑर्डिनेट आएगा जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशंस देगा। अगर आप कहो सर इसके तो क्वाड्रेटिक बन रही है, 2 रूट आएंगे, तो वो 2 रूट आपको एक्सट्रीम पोजीशन देंगे, ठीक है। जैसे ऑसिलेशन में एक होती है नेगेटिव एक्सट्रीम, एक होती है पॉजिटिव एक्सट्रीम और एक होती है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वो तो मिल गई, एक्सट्रीम पोजीशन भी इससे मिलेगी। तो इसे सॉल्व करिए बेटा, फिर रूट्स निकालिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो 6 प्लस माइनस रूट 24 और 36 60/2, 2 से डिवाइड कर दो, है ना, ये 4 बाहर आएगा तो 15, ये रहा। तो y नेगेटिव, y की मिनिमम वैल्यू पूछता तो 3 माइनस रूट 15, मीन पोजीशन y रूट 3, और पॉजिटिव वैल्यू है वो ये आ जाएगी। तो इसमें ऑसिलेशन ये करेगा, ये मैक्सिमम 3 प्लस रूट 15 3 प्लस रूट 15 इज द आंसर। आया समझ में? ये ध्यान रखेंगे। देखिए ये ऐसा ही सवाल एक और है, अब ये आपको ग्राफ दे दिया है, ये होमवर्क है, ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। समझ गए बेटा? ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, तो ये आपका होमवर्क है, ये करिएगा, सेम सवाल है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक और फंक्शन दिया है और आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे जहां पे फोर्स 0 है, तो माइनस du/dr को 0 कर दीजिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए। ऐसे बहुत फंक्शन आए बेटा, ऐसे बहुत फंक्शन आए, देखो मेंस में आए हुए सवाल हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, देखो इसको आप ऐसे लिखो r की पावर -10 और ये r की पावर -5। तो ये देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और n-1 तो ये -11 हो जाएगा। इसको देखिए पावर आगे आ जाएगी, r की पावर n-1, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा, इसको 0 कर दीजिए। देखिए क्या बन रहा है, -10a अपॉन r की पावर 11 प्लस 5b अपॉन r की पावर 6 इक्वल टू 0। इधर उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 5b अपॉन r की पावर 6 इक्वल टू 10a अपॉन r की पावर 11। तो आपको देखिए मिला 5b इक्वल टू 2a अपॉन r की पावर 5। तो r आ गया, देखिए 5 कट गया, यहाँ से 5 से काटा तो इधर 2 बचा और ये मिला आपको 2a/b की होल पावर 1/5 आ जाएगी। समझ गए? तो ये 2a/b ये रहा ऑप्शन 3 में। आया बेटा समझ में? अगला सवाल देखिए, अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के केसेस कर रहे हैं, एक फॉर्मेट ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है। यहां पे देखिए पहले स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कह दो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह दो। फिर आपने उसको रिलीज किया, ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिली तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगा। अब काइनेटिक कम होती काइनेटिक बढ़ती जा रही है, और क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी कम होती जा रही है,
तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पहले काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होकर काइनेटिक और बढ़ाती जा रही है। अब देखिए पहले तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है स्प्रिंग और काइनेटिक में, फिर प्रोजेक्टाइल की वर्किंग करनी है। पूछा क्या है, कहां पे गिरेगा, वेयर विल इट हिट ऑन द ग्राउंड। मतलब आपसे ये रेंज पूछी है और ये जो दूरी है ये 2 मीटर दी है। यस, स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है, मास दिया है 100 ग्राम और कंप्रेशन देखो क्या दिया था 5 सेंटीमीटर। यस, अब देखिए हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करेंगे, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। आप पहले इनिशियल फाइनल डिफाइन कर लीजिए। इनिशियल पोजीशन क्या थी, कंप्रेस्ड। फाइनल पोजीशन जब वो स्प्रिंग को छोड़ देगा नेचुरल लेंथ की, और ये कंप्रेस्ड। ये आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। सबसे पहली बात तो स्प्रिंग कंप्रेस से छोड़ा तो स्पीड इसको मिल जाएगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में अच्छे से बता दूं आपको, अगर ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी बता देता हूं जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स यहां पे नेट इलोंगेशन या नेट कंप्रेशन है। चाहे आप इलोंगेट करो तो भी पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे आप कंप्रेस करो तो भी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पॉजिटिव है, वर्क डन बाय स्प्रिंग जरूर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हमेशा पॉजिटिव मान रहे, नेचुरल को रेफरेंस मान रहे। नेचुरल से दूरी कितनी बढ़ गई वो एक्स है, या नेचुरल से कितनी कम हो गई। एक्स को जनरली आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनल लेंथ जहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं माइनस नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये आप एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए आपको कंप्रेशन दिया था तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक ब्लॉक की 0 थी, फाइनली स्प्रिंग नेचुरल पे आ गई तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक ब्लॉक की आ गई। तो आपको देखो क्या मिला, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से हम देख पा रहे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, स्पीड देखिए आ गई k बाय एम का रूट इंटू एक्स। ये देखो क्या हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू के, कितना बेटा, k है 100, तो k 100 अपॉन मास कितना है, मास है 1/10, तो मास हो गया ये 1/10, तो 5/100 इंटू रूट 1000। तो ये देखिए क्या आ गया, 100 से ये बाहर आया, 5/10 बचेगा, 2 0 यहां से कटे, एक यहां से कट जाएगा और ये बचेगा √10, यानी 5/10 यानी √10/2। ये स्पीड आपकी आ गई। अब बोल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन इसके बाद, तो हाइट आपको कितनी फॉल करनी है 2। ऐसा ही सवाल हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में भी किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो रेंज यहां पे होती है स्पीड इंटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है √2h/g। h की वैल्यू रख दो जल्दी से, तो ये आपके पास टाइम आ गया। स्पीड जो आई वो यहां से ले लेते हैं हम √10/2 और टाइम 2/√10, तो देखिए रेंज आ रही है 1 मीटर। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया बेटा, इस सवाल का जवाब हो गया 1 मीटर दूर आप जाके गिरोगे। अगला सवाल कर रहे हैं फटाफट से, ये चेन वाला सवाल है। चेन वाला सवाल कैसे करेंगे बेटा, आ जाओ जल्दी से बता दे। यहां पे ये आपकी चेन थी इस लोकेशन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, कंप्लीट चेन नीचे जब आ गई तब इसकी स्पीड पूछी है, तो हम यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे। अब देखिए यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप लिखोगे तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी mgh। mgh के लिए रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। अब सवाल अपनी तरफ से रेफरेंस नहीं दे रहा है तो आप अपनी इच्छा से रेफरेंस ले सकते हो। आप ये वाला पॉइंट रेफरेंस ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, यहाँ टेबल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपके लिए टेबल ही ले लेता हूं कि ये टेबल ही रेफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आप रेफरेंस से नीचे हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें ऊपर वाले की तो पोटेंशियल एनर्जी 0,
इस हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, वो क्या होगी mgh। मास किसका, इस हिस्से का। अब ये L/n हिस्सा नीचे था तो मास हो जाएगा m/n जी। h किसका बेटा, हाइट ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास की लिया करते, हाइट ऐसे केसेस में याद रखना सेंटर ऑफ मास की लिया करते। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तो ऊपर से आधी L/2n, लेकिन रेफरेंस से नीचे इसलिए माइनस। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फाइनली पूरी चेन है तो पूरा मास और सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई नेगेटिव में, यहां पे रखते। तो U इनिशियल माइनस mgl/2n², के इनिशियल 0, इनिशियली रेस्ट पे थी। U फाइनल, देखिए फ्रिक्शन कहीं नहीं है तो फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर पा रहे हैं। U फाइनल माइनस mgl/2 प्लस के फाइनल हाफ mv²। दैट्स इट बच्चों। देखो 2 कट गया, m कट गया, ये उधर जाएगा तो gl माइनस gl/n² इक्वल टू v²। gl कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/n² और रूट ले लीजिए। ये बेटा आपका स्पीड का फंक्शन बन गया। ऐसा ही सवाल अगर मैं कर्व्ड स्प्रिंग में दे दूं तो, मान लो एक फिक्स्ड स्फीयर है, हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक चेन है इस तरीके से पूरी कर्व, देखिए आप, ये इस तरीके से ये पूरी चेन है, रेडियस इसका कैपिटल R है, तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई πr, है ना, 2πr का आधा, मास m मान लेते हैं। अब जरा मेरे को आप इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चे लिख देते mgh, h को लिख लेते सर ये r और ये गड़बड़ हो गया, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। mg हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेना है। अब देखिए अगर आपने सेंटर ऑफ मास चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप अगले लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में पढ़ोगे। अगर आपको सेंटर ऑफ मास याद है तो आपको ये पता होता है सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास 2r/π पे होता है, सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास इसका जो होगा यहां पे होगा, तो ये वाली हाइट ली जाएगी। अब सही है, आया समझ में। अब आपको बोला इसको हल्का सा एक कड़ी को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, ऑलमोस्ट रेस्ट से छोड़ा है, एक कड़ी को थोड़ा सा खींच दिया बस, तो क्या पूरा नीचे गिर जाएगा? पूरा नीचे जब गिर जाएगा तब स्पीड बताइए। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट देखना जरूरी, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। अब सेंटर ऑफ मास यहां कहां होगा, लेंथ/2 पे, यस। तो लेंथ कितनी है πr, तो πr/2 पे होगा, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh mg πr/2, लेकिन नेगेटिव में। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ, ये 0, ui पॉजिटिव था, uf नेगेटिव है, πr/2 प्लस हाफ mv², है ना। तो m हट गया, तो आपको देखो क्या मिला, g 2r/π प्लस इधर ले आइए πr/2 इक्वल टू v²/2। तो स्पीड देखो क्या मिल गई, 2g 2r/π प्लस πr/2 का होल रूट। कंफर्म करिएगा बच्चों, क्या यही आंसर है? इसे आप कंफर्म करिएगा और फिर हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ली जाती है। देखिए बहुत इजी सवाल है, ये इजी सवाल देखिए आपको आ रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट 29 जून 2022, इवनिंग शिफ्ट 20 जुलाई 2021, ठीक है। ये देखिए ये होमवर्क, इतने इजी सवाल आ रहे हैं, ये जल्दी करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, 2025 में है ये सवाल। सेम मैंने वर्क एनर्जी वाले जो लेक्चर है उसमें भी कराया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब हम ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करेंगे। जल्दी से ये सवाल पढ़ लीजिए, मैं आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन ड्रॉ करके बता देता हूं, जब तक आप सवाल पढ़ लीजिए।
आइए समझिए, अब आपको बोला स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है r, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की है r के बराबर। अब ये स्प्रिंग है, इसको खींच के यहाँ पे 2r पे रखा हुआ है, फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे स्प्रिंग का, उसको रिलीज कर दिया तो स्प्रिंग वापस छोटी होना चाहिए, तो ये सर्कल में ही घूम सकता है, इसको इधर लाके छोटी होना चाहिए और वापस नेचुरल लेंथ इस पोजीशन पे होगा। ये r रेडियस, ये भी रेडियस, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 डिग्री हो गया। अब यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू हाइट, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट 2r, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब इस सवाल में जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो mg हाइट है ना, तो mg हाइट ले ली, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लिखोगे तो स्प्रिंग यहां इलोंगेटेड है, ठीक है। अब इलोंगेशन 2r नहीं है, 2r फाइनल लेंथ है, तो इलोंगेशन ऐसे लिखते हैं फाइनल माइनस नेचुरल, तो आपकी फाइनल लेंथ 2r माइनस r, तो इलोंगेशन r हो गया, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका, समझ गए। अब यहां पे इसकी स्पीड हो जाएगी कुछ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर। अब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्प्रिंग की क्या होगी 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आ गई, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख रहे हैं, देखिएगा, ये ट्रायंगल बना दिया, तो r का इधर कंपोनेंट ये कितना हो गया r/2, r cos 60, ये कितना है r, तो हाइट चाहिए हमें, ये हाइट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखोगे आप mgh, और h कितना हो गया देखिए आप, r में से r/2 माइनस कीजिए, r आ जाएगा, तो u फाइनल प्लस k फाइनल इक्वल टू u इनिशियल प्लस k इनिशियल कीजिएगा, होमवर्क है, इसका आंसर है ऑप्शन 1। इसी सवाल को वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे किया उसमें भी जाके देखो, तो दोनों में आपको क्लैरिटी आएगी कि करना कैसे होता है। अगला सवाल, ये सवाल देखिए आप, ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। एक ब्लॉक m मास का था, मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E, तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E है। compresses a spring through a distance 25 centimeter when its speed is half। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये थी, इसको E बोला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में स्पीड हाफ हो गई v/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो, हाफ mv स्क्वायर बाय 4, यस, तो ये हो जाएगा E/4, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी E/4। इनिशियली कंप्रेशन 0 था तो u इनिशियल 0, फाइनली कंप्रेशन कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में लिखना जरूरी है, तो 1/4 मीटर में, तो आप लिखोगे फाइनली पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ के 1/4 का स्क्वायर, समझे। अब देखो E/4 इधर ले आओ, तो E माइनस E/4 इज इक्वल टू हाफ के 1/16, तो 3E/4 इज इक्वल टू k/32, ये कटा 8, तो k हो गया 24 टाइम्स E। और आपसे यही पूछ रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो n टाइम्स E है, तो n आ गया 24। आया बेटा समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने, ये देखिए अगला सवाल, फिर से ui प्लस ke, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी बच्चे कर देते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg अटैच टू अ मास्टर स्प्रिंग whose other end is fixed, और स्प्रिंग मार्क सिस्टम को फ्रिक्शन के बिना चला रहे, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, ब्लॉक इज पुश्ड सच दैट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम 1 मीटर, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ, ब्लॉक को पुश कर दिया और लेंथ हो गई 1 मीटर, तो कंप्रेशन कैसे लिखोगे आप, वो लिखोगे फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, तो यानी 1 मीटर कंप्रेस था, ये इनिशियल। फाइनली क्या हुआ, ब्लॉक को पुश करके छोड़ दिया, और जब डिस्टेंस वो x पे आ गया, अब वो डिस्टेंस x पे आ चुका है, ठीक है। अब बताइए कंप्रेशन कितना है,
तो अब कंप्रेशन कितना लिखोगे, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, लेकिन यहाँ पे 2 बड़ा है तो ये बेसिकली 2 माइनस एक्स लिखेंगे कंप्रेशन। कई बार बच्चे इसको x लिख के आ रहे कि अच्छा x लेंथ है तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो गड़बड़ हो गई, एनर्जी हाफ के इंटू दिस का स्क्वायर लिख रहा है। अब आपसे पूछा है स्पीड बताइए, तो सिंपल यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड v है, तो आपका हाफ के 1 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ के 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गया बेटा? इसको बड़ा ध्यान से लिखिएगा x को, और फिर इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन 2। ये सॉल्व करके आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। इसमें ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लग ही रहा है, साथ ही साथ कंस्ट्रेंट रिलेशन भी लग रहा है, साथ ही साथ ज्योमेट्री की भी वर्किंग हो रही है। तो अब ध्यान से सुनिएगा यहां पे कैसे करेंगे। यहां पे ये वाला सवाल, आइए इसे करते हैं। यहां पे आपको बोला था कैपिटल एम जो है वो 1 मीटर दूर है, यहां से 1 मीटर दूर है, ये इनिशियल लोकेशन। इसको रिलीज कर दिया, कैपिटल एम भारी था तो वो नीचे गिरा, लेकिन क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट से बंधा हुआ है तो उसके अबाउट सर्कुलर मोशन करने लगा, ये इस तरीके से। तो फाइनली क्या हुआ, कैपिटल एम इधर आ गया और स्मॉल एम ऊपर पहुंच गया, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये वाली रस्सी की लेंथ फिक्स है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाली लेंथ 1 हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल एम की इनिशियल पोटेंशियल या फाइनल पोटेंशियल बताओ, या फिर कैपिटल एम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप बोलोगे वो नीचे गया है तो चेंज नेगेटिव है, पोटेंशियल कम हुई है। और पहले अगर इसको रेफरेंस मानूं उसके लिए, फिर नीचे गया तो कितनी हाइट नीचे गया, 1 मीटर, तो माइनस एम जी इंटू 1 मीटर। ये कैपिटल एम की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। स्मॉल एम की भी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया, स्मॉल एम की पोटेंशियल एनर्जी ऊपर गया है तो बड़ी है, तो बड़ी प्लस स्मॉल एम जी इंटू हाइट। अब सवाल यह है कि स्मॉल एम जी कितना ऊपर चला गया, ये सवाल है। आप इस सवाल को पढ़िए एक बार, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, पॉज करके खुद से करिए पहले। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। ये पूरी लेंथ बताओ 2, ये 2, ये लेंथ हो गई 1, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये वाली लेंथ हो गई √5। इसे देखो मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल ए, इसे दे रहा हूं मैं बी। ये ए पहले यहां था और इसे मैं बी दे रहा हूं। तो ए बी की लेंथ पहले कितनी थी 1, अब ए बी की लेंथ कितनी हो गई √5। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ए बी की, एक्स्ट्रा लेंथ ए बी की, वो कितनी हो गई फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो √5 माइनस 1 एक्स्ट्रा लेंथ आ गई, वो कहां से आ गई, वो इस हिस्से से आई। ये हिस्सा खींच लिया इसने ए बी ने, तो ए बी पहले 1 था फिर √5 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना है √5 माइनस 1, तो उतना ही स्मॉल एम ब्लॉक ऊपर चला गया। तो आप इसे लिख सकते थे एम जी इंटू √5 माइनस 1। आया समझ में? अब देखिए इसकी स्पीड यहां पे होगी v1, जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है यहां पे v1 होगी, इसकी स्पीड होगी v2। अब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इसकी आ जाएगी हाफ एम v1 स्क्वायर, दूसरे की आ जाएगी हाफ स्मॉल एम v2 स्क्वायर। समझ गए? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे v1 और v2 सेम नहीं होंगे, देखो डायरेक्शन अलग अलग है, निकालना पड़ेगा। तो v1 v2 कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनो। v1 इस तरफ, v2 इस तरफ, ये एंगल में थीटा मान लेता हूं। समझ गए मेरी बात? अब ध्यान से सुनो, ये एंगल भी थीटा है। तो यहां पे आपको क्या करना था, अलोंग द वायर
अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द रस्सी दोनों के कंपोनेंट सेम होनी चाहिए। तो ये तो रस्सी के अलोंग ही है, इसका रस्सी पे कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos थीटा, तो v2 की वैल्यू v1 cos थीटा के बराबर होनी चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं आता है, वर्क डन 0 आता है, तो वर्क डन 0 से करते हैं। यहां पे टेंशन ऊपर, स्पीड भी ऊपर, तो वर्क डन टेंशन इंटू V2, पावर बेसिकली पावर टेंशन इंटू V2। इसके लिए टेंशन इधर और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप V1 इधर, T इधर, और ये पूरा एंगल, हाँ ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो आप लिखोगे प्लस TV1 cos 180 माइनस थीटा। ये टेंशन का पावर आ रहा है, यहाँ टेंशन का वर्क डन लोगे और x को फिर v लिख दोगे, तो ये आ रहा है इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से भी सेम चीज आपको मिलेगी, v2 इक्वल टू v1 cos थीटा। अब हम लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस तरीके से भी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली हम लिखते हैं, या फिर डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए यहां पे वैल्यू रखते हैं दोनों की, सिस्टम की। तो हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा यू क्या आया था, उसका नेगेटिव, माइनस एम जी इंटू 1 प्लस स्मॉल एम जी इंटू √5 माइनस 1। तो आप देखिए यहां से क्या आ जाएगा, हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m V2 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल, ये हो गया कैपिटल एम जी इंटू 1 माइनस स्मॉल एम जी √5 माइनस 1। ये आपके पास फाइनल आंसर है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैपिटल M कितना दिया बेटा, 2 kg 0.5 kg, तो आपको कैपिटल M रख देना 2 kg, स्मॉल m को 0.5 kg, g को आपने बोला है 9.8 रखिएगा। अब जो स्पीड है, स्पीड v2 की जगह आप रखोगे v1 cos थीटा, तो cos थीटा निकालना पड़ेगा ना, तो वो भी इसी ट्रायंगल से देखो आएगा, आ जाओ। तो cos थीटा कैसे आएगा, वो ट्रायंगल बना दे रहे, 2 1 √5 cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो V2 हो गया V1 इंटू 2/√5। ये पूरी वैल्यू इसमें रखिएगा और V1 सॉल्व कीजिएगा। V1 क्या आपसे पूछा, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मास कैपिटल M, कैपिटल M की स्पीड पूछ रहा है, मतलब सॉल्व करके V1 पूछ रहा है। तो जब इसे आप सॉल्व करते हो तो आंसर जो आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑन सॉल्विंग V1 की वैल्यू आएगी, ठीक है 3.29, आई थिंक इसका आंसर आता है, यस V1 का आंसर आता है 3.29। ये आप चेक करना, होमवर्क है आपको, ये कैलकुलेशन करना है। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, करना सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, बट कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा दिया, ये भी वही सवाल है, करना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेकिन कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा दिया। देखो तो यहाँ पे क्या बोला, स्मॉल m का प्लेटफॉर्म ऐसे रखा हुआ था, सब कुछ स्मूथ है, वो नीचे गिरा और वेजेस दूर गए, ठीक है। तो वेजेस के दूर जाने की स्पीड पूछ रहा है, ये V1 मान लेते हैं, इसकी भी V1 हो जाएगी, सेम मास से सिमेट्री है, और ये नीचे गिर रहा है V2 स्पीड से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखोगे हाफ m V2 स्क्वायर प्लस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m V1 स्क्वायर, ये हो गया आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब स्मॉल m देखो क्या बोला है, स्मॉल m जो है पहले कैपिटल H हाइट पे था, फिर आपको बोला है हाइट H पे आ गया, स्मॉल h पे यहां पे आ गया। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, स्मॉल mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसको बेसिकली आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब यहां पे V1 और V2 सेम नहीं होंगे,
तो V1 V2 के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन देखो, अगर आपको कंस्ट्रेंट नहीं आता है तो आप इसी प्लेलिस्ट में लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया है कंस्ट्रेंट रिलेशन का एक लेक्चर, वो जरूर देख लीजिएगा प्लीज। तो वहां पे देखो हमने सीखा है कि आपका कांटेक्ट की कंडीशन है, कांटेक्ट की कंडीशन क्या है, नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग, ये नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो नॉर्मल के अलोंग देखो इसकी V1 है और इसकी V2 है, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट सेम आना चाहिए, ये आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसे आप कहते हो बेटा वेज कंस्ट्रेंट, इसे आप कहते हो वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब देखिए, तो आपका इंक्लाइन जब थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल से, नॉर्मल थीटा बनाता है वर्टिकल से। तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 माइनस थीटा बनाएगा। कंपोनेंट लीजिए नॉर्मल के अलोंग, V2 cos थीटा, इसका V1 cos 90 माइनस थीटा, बेसिकली हो गया V1 sin थीटा। तो V2 cos थीटा इज इक्वल टू V1 sin थीटा, cos नीचे ले आओ तो V2 आ जाएगा V1 tan थीटा। समझ गए, ये आपकी V1 V2 का रिलेशन है। तो V2 को आप लिख दीजिएगा V1 tan थीटा। अच्छी बात क्या थी इस क्वेश्चन में कि आपको tan थीटा 45 डिग्री दिया था, तो V1 tan 45 ये सॉल्व करके आ गया V1। तो V2 को V1 ही रख दीजिएगा, यहां पे रख दीजिए V2 को V1, ये पूरा सॉल्व करिए। तो सॉल्व करके V1 स्पीड आ रही है √2gh माइनस h अपॉन 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और स्मॉल m भी ऊपर आ रहा है, ये आपके पास फाइनली आ रहा है। समझ गए, ये आपके पास V1 आएगा। ठीक है, 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सॉल्व करना ये आएगा। लेकिन अब पूछा क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ रिसीड, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा है वेजेस का फ्रॉम ईच अदर। तो आपसे V1 नहीं पूछा था, आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी थी। वेलोसिटी ऑफ रिसीड यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस स्पीड से दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो कितनी हो गई 2v1। तो आंसर जो आपको रिपोर्ट करना था वो इसका डबल, इस तरीके से ये आंसर आपको इसका रिपोर्ट करना था। आया बेटा समझ में? और देखो ऑप्शन से मैच कराऊं तो इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, तो 2 रूट में जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 स्मॉल एम जी h माइनस स्मॉल h अपॉन 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, जो मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। तो आखिरी ये सवाल काफी अच्छे थे, इसे फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को, बहुत सारा आशीर्वाद। अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खूब मेहनत करते रहिए, बाय बाय।